नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। उपचुनाव में जिन सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। मध्य यूपी की 2 सीटों उन्नाव की बांगरमऊ और कानपुर देहात की घाटमपुर सीट पर वोट डाले गए। हर पार्टी उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। 7 विधानसभा सीटों पे हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के कारण खाली हुई है। सेंगर रेप केस में सजा काट रहे हैं। ये सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी इस बार यहाँ काफी दम लगाया है। तो मतदान हम इसलिए करते हैं कि अच्छा प्रतिनिधित्व सुन सके और उसके बाद हर तरीके से विकास करे। जैसे महिलाओं को लेके भी ज़्यादातर मतलब अच्छा कानून बने, अच्छा सुरक्षा करे उन सबका। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी के लेके उस पर कोई सरकार के थ्रू कोई रोजगार का प्रस्ताव रखे। कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण के निधन के कारण खाली हुई। बीजेपी ने यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान को उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे इंद्रजीत कोरी पर भरोसा जताया। बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी मुकाबले में हैं। उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब सबको 10 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन चुनाव परिणामों का ऐलान होगा। ये उपचुनाव बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलेगा। मध्य और पश्चिम यूपी के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। देवरिया की सदर सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। ये दोनों सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। देवरिया की सदर सीट बीजेपी के विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण खाली हुई है। यहाँ पर सभी बड़े दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, सपा ने अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्म शंकर त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। बीएसपी और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उम्मीदवारों पर दांव खेला है। ये सीट बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरी। यहाँ से विधायक रहे जन्मेजय सिंह के बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अजय सिंह ने पार्टी से विद्रोह करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। देवरिया सदर विधानसभा के सीट पे मतदान किया है। विकास के मुद्दे को लेके हम अपने जनप्रतिनिधि से इस अपेक्षा से मतदान किए हैं कि वो हमारी विधानसभा में हमारे विधानसभा का विकास करेंगे, और विकास के ही मुद्दे पर मैंने मतदान किया। क्या चाहिए? जौनपुर में मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई है। यहाँ एक अकेली सीट है जिसमें बीजेपी का कब्जा नहीं है। यहाँ से पार्टी ने छात्र नेता रह चुके मनोज सिंह को मैदान में उतारा, जबकि सपा ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव पर दांव लगाया है। बीएसपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। सभी दलों ने टिकट बंटवारे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। पश्चिमी यूपी की भी 3 सीटों पर उपचुनाव में वोट डाले गए। अमरोहा की नौगांवा, सादात, बुलंदशहर की सदर और फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुलंदशहर की सदर सीट बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही की सड़क दुर्घटना में मौत के कारण खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से उनकी पत्नी उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने इस सीट पर आरएलडी उम्मीदवार प्रवीण सिंह का समर्थन किया। इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। अमरोहा की नौगांवा सादात सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से उनकी पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। पार्टी को ये सीट सहानुभूति लहर के सहारे जीतने की उम्मीद है। वहीं सपा, बीएसपी और कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित सीट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व क्षेत्रीय मंत्री और जिला उपाध्यक्ष प्रेमपाल धनगर को उतारा है। उनका मुकाबला सपा, बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से है। उपचुनाव के नतीजों का इंतजार हर किसी को है। उपचुनाव के परिणाम न सिर्फ दूरगामी होंगे, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत देने वाले भी होंगे। लिहाजा हर सियासी दल दिल थाम कर 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है।
7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच कुछ जगहों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी आई। विकास कार्य न होने से नाराज लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। टुंडला सीट पर उपचुनाव को लेकर रुदहू मुस्तकिल गांव में बूथ संख्या 30 पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया, तो वहीं कोटला के कचपुरा में भी लोग चुनाव बहिष्कार करते नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिलाया और उनसे वोट डालने की अपील की। लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत की जो मरगट की जगह थी वो पहले तो लिखित में थी नहीं, और जो भी थी उसका पट्टा कर दिया, क्या किया हमें नहीं पता, उस पर कब्जा हो चुका है। उसके चक्कर में हम लोगों को कहीं भी जगह मिलनी चाहिए, उसके चक्कर में जो कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए मरगट की जगह नहीं है, जगह मिलनी चाहिए। 4 साल के ये नेता लोग, विधायक लोग सभी पार्टी के आते हैं, आज तक हमारे रोड की सुनाई नहीं भई, कोई विकास नहीं है हमारे गांव के अंदर। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साजिश पर गुस्साई मायावती ने कहा था कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी को भी समर्थन करने से नहीं हिचकेंगी। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि कहीं मायावती आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन तो करने नहीं जा रही है। हालांकि अब बसपा मुखिया ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती ने साफ कहा कि बसपा कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग से परहेज नहीं करने की बात कहने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब यू टर्न ले लिया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन करने की बजाय वो राजनीति से संन्यास लेना चाहेंगी। बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि किसी भी चुनाव में बीजेपी के साथ बीएसपी का कोई भी गठबंधन भविष्य में संभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी भी करार दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी की विचारधारा सर्वजन सर्वधर्म हिताय की है और ये बीजेपी के विपरीत है, जिसकी विचारधारा सांप्रदायिक, जातिवाद और पूंजीवादी है। बीएसपी मुखिया ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। कहा सपा और कांग्रेस बीएसपी के खिलाफ साजिश में लगी हैं, हालांकि उनका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई तो बीजेपी मजबूत हुई है। इससे पहले सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए मायावती पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया था। त्योहारी मौसम में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की जेब ढीली कर दी है। आलू, प्याज और टमाटर लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने आलू, प्याज और टमाटर के दामों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार इन तीनों सब्जियों का पराग डेयरी के सभी बूथों, मंडी समितियों और कर्मचारी कल्याण निगमों पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। त्योहारी सीजन में लगातार महंगी होती सब्जियों ने आम लोगों की जेबें ढीली कर दी हैं, तो सरकार पर भी कीमतों को कंट्रोल करने का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सस्ते रेट पर लोगों को आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पराग डेयरी, मंडी समितियों और कर्मचारी कल्याण निगमों के माध्यम से इनकी बिक्री की जाएगी। बिक्री की इस व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तरफ से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि आलू, प्याज और टमाटर के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, यूपी राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ, दुग्ध विकास विभाग और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के आउटलेट के माध्यम से बाजार भाव को स्थिर किया जाएगा। साथ ही आम लोगों को उचित मूल्य पर आलू, प्याज और टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले राजधानी लखनऊ में मोबाइल वैन के जरिए भी सस्ती दरों पर आलू, प्याज की बिक्री की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आलू, प्याज और टमाटरों की कीमत पर अब प्रदेश सरकार लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश सरकार अब प्रदेश भर में पराग बूथ पर आलू, प्याज और टमाटर बेचेगी। आपको बता दूं कि इन तीनों सब्जियों के जो बूथ रहेंगे वो पराग बूथ पर बिकेंगे। इसके साथ ही साथ मंडी समिति के कर्मचारी और कल्याण निगम पर उचित मूल्य उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ इसके पूरी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। उद्यान निर्देशालय में इसका कंट्रोल रूम होगा, जहां से पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी कि लोगों को कम दाम में, कम रेट में आलू, प्याज और टमाटर मुहैया हो रहे हैं कि नहीं। अभी तक सरकार जो है वो इन सभी चीज़ों के रेट पर लगाम लगाने के लिए वैन भी चला रही है, जिसमें 35 रुपये किलो आलू और 55 रुपये किलो प्याज बेचने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रयाग बूथ पर इन सभी चीज़ों को बेचा जाएगा
तो क्या लोगों को कम दाम में आलू, प्याज और टमाटर उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के कारण प्याज की फसल खराब होने से इसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। बांदा में एक समारोह में शामिल होने गया 11 साल के बच्चे के गायब होने से सनसनी फैल गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी है। मामला बांदा जिले के पलहरी रोड का है, जहां 11 साल का आलोक अपने घर वालों के साथ एक समारोह में शिरकत करने पहुंचा था। कार्यक्रम के दौरान ही वो कहीं लापता हो गया। परिवार वालों ने आसपास की हर जगह पर तलाश की, लेकिन आलोक नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस भी इस संबंध में जो है आवश्यक छानबीन कर रही है, हाँ? और उनसे एक तहरीर लेकर के उसकी गुमशुदगी दर्ज की जा रही है और पुलिस इसमें अपने स्रोतों से उसकी छानबीन कर रही है तथा उसके जो फोटोग्राफ वगैरह लेकर के उसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी कराया जा रहा है और पंपलेट छपवा करके वितरित कराया जा रहा है। पुलिस अपने स्तर से पूरी छानबीन कर रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द लड़के की बरामदगी हो जाएगी। परिवार वालों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस भी हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही बच्चे की तलाश कर घर वालों को सुपुर्द किया जाएगा। मोहनलालगंज में सुबह की सैर पर निकले विजय प्रताप रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने स्कॉर्पियो सवारों पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो भी पलट गई। घटनास्थल से पुलिस को खाली खोखे भी मिले हैं। मोहनलालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूरनपुर के बीडीसी विजय प्रताप रावत की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वालों का आरोप है कि दबंगों ने विजय रावत को पहले गोली चलाई और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। विजय प्रकाश रावत बीडीसी थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। पूरनपुर गांव से कुछ ही दूरी पर निर्माणाधीन किसान पथ के पास उनका शव पड़ा मिला। शव से कुछ ही दूरी पर मृतक के साथ प्रॉपर्टी का काम करने वाले पार्टनर की सपा का झंडा लगा स्कॉर्पियो पलटी मिली और पुलिस को मौके से 2 खोखे भी बरामद हुए। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तो लोगों का कहना है कि उसको गाड़ी से पहले टक्कर किया है और उस पर फायरिंग ही की है। तो उसको पैर में और सर में चोट के निशान है। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन जो भी तहरीर देंगे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी एक्यूज्ड है, जो भी कल्प्रिट है, उसकी अरेस्टिंग हम लोग शीघ्र करके इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और विजय प्रताप रावत के पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और परिवार को भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। औरैया जिले में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। औरैया के बिदुना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुसमर और धनावली के जंगलों के बीच कुछ बदमाश अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर कार्रवाई की और अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 बदमाश निकल भागने में सफल रहे। सूचना पर तत्काल जो है हमारी टीम वहां पर गई और घेराबंदी करी, जिसमें से दो व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, अवधेश कुमार और गुड्डू जाटव, जिनके पास से 4 अदद देसी तमंचे निर्मित 5 मिर्च कारतूस और निर्मित सामान और एक पूरी फैक्ट्री और इनका जो भी सेटअप जो चलाते छोटे मोटे उपकरण, सारे उपकरण मिले हुए हैं। असला फैक्ट्री पकड़ी गई है। 2 व्यक्ति जिन पकड़े गए हैं इनका पूर्व में भी इतिहास है और अलग अलग थाना से जो है ये इनको जेल पहले भी भेजा गया है। 2 व्यक्ति जो भाग गए हैं उनको निश्चित रूप से हम जल्दी पकड़ लेंगे। पुलिस ने मौके से कई तमंचे और तमंचा बनाने के प्रयोग आने वाला सामान भी बरामद किया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। कासगंज के पटियाली तहसील के रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी कानपुर सेंट्रल से मथुरा की तरफ जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। मालगाड़ी के पहिए डिब्बे से निकलकर रेलवे ट्रैक के इधर उधर चले गए। लोहे के डिब्बों और पुर्जों के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद वहां से गुजरने वाली ट्रेनों का भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डिब्बों को हटाने और आवागमन को सुचारू रूप से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी।
कारण जो इसका है वो अभी हम लोग जो है पूरा जब एनालाइज करेंगे, क्योंकि डैमेज काफ़ी है, तो इसके बाद कारण एनालाइज करके ही हमारा पहली प्रायोरिटी इस समय रेस्टोरेशन है कि जितनी डब्बे जो गिर चुके हैं उनको जो है हटा के और जो ट्रैफिक हमारा रेस्टोर किया जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और इसके साथ साथ हम जो है इसका जो कारण है वो भी जो है जितनी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा वो हम आपको बता देंगे। जिले के एक होटल में शहर कोतवाली और एसओजी टीम ने छापेमारी कर मथुरा के सराफा व्यवसायी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सूचना आयकर विभाग को दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में 10 लाख कैश, 20 किलो सोना और जेवर को मिलाकर कुल 12 करोड़ की कीमत का सामान बरामद हुआ था। उसके बाद आयकर विभाग की टीम ने शहर के सराफा व्यापारियों के यहाँ छापेमारी शुरू कर दी। पिछले दिनों मुखबिर की सूचना पर बांदा शहर कोतवाली और एसओजी टीम ने शहर के होटल में छापेमारी की थी। इस दौरान मथुरा के सर्राफा व्यवसायी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के बाद आयकर विभाग की टीम भी होटल पहुंची। आयकर विभाग की टीम ने 10 लाख रुपए कैश और 20 किलो सोना और जेवर सहित कुल 12 करोड़ का सामान बरामद किया है। पकड़े गए तीनों कर्मचारी बांदा शहर के सबसे बड़े सर्राफा व्यवसायी से सोने और जेवर की डीलिंग करने आए थे। इस सूचना के आधार पर आयकर विभाग की टीम ने बांदा शहर के चौक बाजार स्थित प्रसिद्ध सर्राफा की दुकान में छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी के शुरू होते ही बाजार में दूसरे व्यापारियों में हड़कंप मच गया और ज्यादातर व्यापारी दुकान बंद कर निकल गए। छापेमारी ये कम से कम 20 घंटे से चल रही है, अभी 10-12 घंटे चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने छापे की प्रक्रिया शुरू करी है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सारी जानकारी आप लोगों को प्रस्तुत करा दी जाएगी। सर, बांदा में सर्राफा व्यापारी की दुकान पर आयकर विभाग की छापेमारी पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पूरी जांच होने के बाद जानकारी साझा की जाएगी। होटल में बरामद सोना, जेवर और नकदी के बारे में भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। भारी डिमांड के चलते मिठाइयों से लेकर खाने पीने की तमाम चीजों में खूब मिलावट की जाती है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में गोंडा जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मोबाइल वैन के जरिए जांच टीम ने 11 दुकानों से नमूने इकट्ठा किए और उनको जांच के लिए लैब भेजा। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए भी प्रशासन सतर्क है। दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल वैन से हमारे यहाँ जांच की गई और दीपावली शुरू होने के पूर्व ही अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से मैं सूचनाएं लूँगा और उनके अभिसूचना के आधार पर जो सूचना हो देंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा स्थित गोवर्धन इलाके की ईदगाह में 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तत्काल चारों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। ये सभी युवक गोवर्धन इलाके में ही रहते। इससे पहले ब्रज 84 कोस यात्रा करते हुए 2 मुस्लिम युवकों के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।